हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आज हिस्ट्री में हम जो सेशन कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो हमारा मुग़ल एम्पायर का पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, बाबर और हुमायूं, ये हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। उसी के साथ शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा था, बट जो मुग़ल एम्पायर के अंदर आते हैं वो थे बाबर और हुमायूं। नेक्स्ट पार्ट 2 में हमने क्या कवर किया, अकबर। पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे जहांगीर और शाहजहाँ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। आज जहांगीर, इनका कब से कब तक टाइम पीरियड था, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1605 से 1627। वैसे मैंने आपको मुग़ल एम्पायर का टाइम पीरियड बताया है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। मुग़ल एम्पायर जो कि 1526 1526 से 1857 तक रहती है। हम पढ़ते जब हैं तो 1526 से लेकर 1707 तक पढ़ते हैं, यानी कि 1707 तक पढ़ते हैं। उसके बाद के जो रूलर्स आते हैं बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रहते हैं, पावरफुल नहीं रहते। एक दो के बारे में जो पढ़ना रहेगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए जहांगीर के बारे में हम पढ़ते हैं। जहांगीर जिनका असली नाम रहता है सलीम, सलीम उनका रियल नेम, चाइल्डहुड नेम रहता है। उनका जो शासनकाल रहता है वो 1650 1605 से लेकर 1627 तक चलता है उनका पीरियड। ठीक, उनका जन्म कब हुआ रहता है, तो अगस्त 1569 में उनका जन्म हुआ रहता है। अगस्त 1569 में उनका जन्म हुआ रहता है। रियल नेम सलीम होता है। ये किसके पुत्र थे, अकबर के पुत्र थे। हमने लास्ट क्लास में देखा है कि अकबर का जो पुत्र होता, अकबर की शादी जब होती है जोधाबाई से, ठीक है, याद करिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आमेर के जो राजा रहते हैं, आमेर के जो किंग भरमल रहते हैं या किंग भारमल हम जिन्हें कहते हैं, तो जो राजपूत किंग रहते हैं उनकी पुत्री का विवाह, उनकी पुत्री कौन थी, हरकाबाई, जिन्हें हम जोधाबाई, ठीक है, शादी के बाद वो जोधाबाई कहलाती है। तो हरकाबाई जो उनकी पुत्र थी, जोधाबाई के साथ मैट्रिमोनियल एलियंस होता है अकबर का, विवाह में बंधते हैं वो। उनकी शादी किससे हो जाती है, जोधाबाई से। तो वैसे तो उनकी बहुत रानियाँ रहती है ना, लेकिन जो उनकी एक प्रिय रानी आप कहिए उसमें थी जोधाबाई, ठीक है। उनका जो उनके में जो स्किल्स था, ठीक है, जैसे कि तलवारबाजी उनको आती थी, जो स्किल्स थे उससे वो बहुत अट्रैक्ट हुए। और कहा जाता है कि जोधाबाई एकमात्र रानी थी जो कि उनके कोर्ट तक में उनके साथ जाती थी, उनके साथ वहाँ बैठती थी, टाइम स्पेंड करती थी। बहुत सारे आइडियाज़ जोधाबाई देती थी अकबर को, जो वो फॉलो भी करते थे। तो इससे जो उनकी एक और वाइफ है, जो एक और दूसरी वाइफ है, वो जेलस फील करती थी, ठीक है। तो चलिए हम अभी बात कर रहे हैं कि सलीम किसके पुत्र थे, जोधाबाई और अकबर के पुत्र थे। अब बहुत ही मन्नतों के बाद जोधा से उन्हें पुत्र मिलता है, ठीक है। मतलब जो जोधाबाई है उनसे उनसे पुत्र बहुत टाइम के बाद मिलता है, बहुत मन्नतों के बाद। सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे, ठीक है। अकबर शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे, ठीक है। उनसे ब्लेसिंग ली उन्होंने, और उनके ब्लेसिंग के बाद जो पुत्र का जन्म होता है जोधा के थ्रू, ठीक है, जिस पुत्र का जन्म होता है तो उस पुत्र का नाम फिर वो सलीम रखते हैं। तो सलीम नाम किससे पड़ा, शेख सलीम चिश्ती से उनका नाम पड़ा, जिनके लिए वो बहुत डिवोटेड थे, ठीक। तो इसलिए इनका नाम सलीम पड़ा। जब 1605 में ये गद्दी पर बैठता है, जब 1605 में ये गद्दी पर बैठता है, तब फिर खुद को वो क्या उपाधि देता है, और आगरा में, ठीक है, जो इसका क्राउन मिला इसे, ठीक है, वो आगरा में मिलता है। और अपने आप को फिर क्या चीज़ का वो टाइटल देता है, क्या उपाधि देता है, नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ठीक है। तब पहले तो वो सलीम रहता है ना, तो जहांगीर की उपाधि वो खुद को कब देता है, जब 1605 में वो क्राउन पहनता है, ठीक। तब नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जहांगीर यानी कि कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जहांगीर मतलब ही कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड होता है, ठीक। तो तब वो खुद को ये एक उपाधि देता है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जोधा के अलावा जो एक और इनकी वाइफ थी अकबर, रुकैया बेगम, ठीक, दूसरी वाइफ जो थी रुकैया बेगम, उसे चिढ़ था, उसे जलन थी जोधाबाई से, ठीक है। तो जोधा से जो पुत्र होता है सलीम, उसे रुकैया बेगम क्या करती है, अफ़ीम की आदत डलवा देती है, उसके खाने में मिलाकर उसे धीरे धीरे अफ़ीम की आदत डलवा देती है, ताकि वो बाद में जाके इसे एडिक्टेड हो जाए। होता भी यही है। अकबर अपने बेटे सलीम को बहुत चाहते हैं, लेकिन सलीम अपने पिता से ही विद्रोह करते हैं, उनका ही रिवॉल्ट करते हैं। कब होता है ये, 1599 में उनके अगेंस्ट वो रिवॉल्ट कर देता है, ठीक। अब जब उसको अफ़ीम का एडिक्शन हो जाता है, तब ये बात जब पता चलती है, अकबर को पता चलती है, तब वो क्या करते हैं, अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में ये घोषणा कर देते हैं कि कोई भी अपने पास अफ़ीम नहीं रखेगा, ना ही कोई सलीम को अफ़ीम देगा, प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये चीज़ वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसे तो आदत रहती है, ये एडिक्टिव बन चुका रहता है। तब उसकी मुलाकात अफ़ीम के चक्कर में, ठीक है, अफ़ीम के लिए ही उसकी मुलाकात किससे होती है,
आगे जाके जो उनकी पत्नी बनेगी कौन, अनारकली, जिसे हम अनारकली के नाम से जानते हैं, मेहरुनिसा, ठीक है, उसका रियल नेम क्या था, मेहरुनिसा। वो मेहरुनिसा पास जाते हैं जो कि एक विडो भी रहती है, ठीक है, एक विडो रहती है शेर अफगानी की, उसके पास जाते हैं, डांसर भी होती है वही, उसी का नाम अनारकली भी है। उसके प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों का शादी होता है, दोनों की शादी होती है, ठीक है। निकाह के बाद, शादी के बाद फिर जो उसे टाइटल मिलता है वो है नूरजहाँ का, ठीक है। तो जहांगीर ने अपनी उस पत्नी को, मेहरुनिसा को, किसका टाइटल दिया, नूरजहाँ का टाइटल दिया, ठीक है। एक और बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, चलिए ये तो मैंने लिखा ही है, आगे मैं और बताऊंगी, बट मैं आपको स्टोरी की तरह समझा रही हूँ। अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया कि किस तरह से उसे अफीम की आदत लगती है। अकबर सलीम को बहुत चाहता है पर सलीम अपने पिता से नफरत करता है, ठीक है। अकबर डिक्लेयर कर देता है कि कोई भी पर्सन अपने यहाँ पे अफीम नहीं रखेगा। इसी चक्कर में उसकी मुलाकात किससे होती है, मेहरुनिसा, जहाँ पे उसे वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। जब वो मेहरुनिसा से शादी करता है जहांगीर, तब वो बहुत ओल्ड हो चुका होता है, ठीक है, बहुत लेट से उसकी शादी मेहरुनिसा से होती है, लेकिन वो उसे बहुत मानता है, कहते हैं वो बहुत सुंदर थी, इसलिए उसने उसे क्या टाइटल दिया, नूरजहाँ का, ठीक। जब मृत्यु होती है अकबर की 1605 में, ठीक है, 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तब फिर क्राउन मिलता है जहांगीर को, तब वो गद्दी पर बैठता है। इसलिए उसका शासनकाल कब से शुरू हुआ है, 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक। चलिए मैंने आपको बता दिया कि उसे टाइटल किस चीज़ का मिला रहता है, नूरजहाँ का टाइटल मिला रहता है, ठीक। उसी के पिता, ठीक है, यानी कि मेहरुनिसा के पिता जो थे ग्यास बेग, मेहरुनिसा के पिता थे ग्यास बेग, उसको भी, ठीक है, उसको भी जहांगीर टाइटल दिया रहता है इत्मादुद्दौला का, ठीक। इत्मादुद्दौला का टाइटल ग्यास बेग को दिया रहता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्यास बेग को किसने टाइटल दिया था, तो जहांगीर ने, जो कि किसका ही पिता रहता है, मेहरुनिसा का पिता रहता है, ठीक है। चलिए तो हम आगे देखते हैं अब कि किसके साथ इसने अपना विवाह रचाया था। तो मेहरुनिसा ही तो बहुत लास्ट में हुआ था। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ऑर्डर लिखा है, मैंने सिर्फ नाम लिखा है, ठीक है। चलिए तो देखिए, मान बाई, याद करिए, मान सिंह हमने पढ़ा था जब हम आमेर के राजा आमेर के राजा बहारमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी पुत्री ही थी जोधाबाई। और याद करिए, मैंने बताया था कि जोधाबाई का भतीजा कौन था, मान सिंह, जो कि अकबर के कोर्ट में प्रेजेंट रहते थे। अकबर के कोर्ट यानी कि उनके कौन थे, चीफ कमांडर थे, है ना। तो उस मानसिंह की जो पुत्री रहती है मानबाई, उसके साथ जहांगीर अपना विवाह रचाता है ना। तो या इसलिए मैंने लिखा है डॉटर ऑफ मानसिंह, लेटर शाह बेगम, ठीक है। लेटर उसे किस नाम से, क्या टाइटल मिलता है, क्या नाम से वो बुलाता है, शाह बेगम के नाम से, ठीक है। तो शाह बेगम कौन हो जाएगी, मानबाई। उसके अलावा जगत गोसाई बेगम, दूसरी एक और जो उनकी रानी रहती है, उनका नाम क्या है, जगत गोसाई बेगम, डॉटर ऑफ राजा उदय सिंह। जैसा कि अकबर मैट्रिमोनियल एलियंस बनाते थे राजपूत किंग्स के साथ, उसी प्रकार ये भी उनके ही नक्शे कदम पे चल के कई पॉलिसी उनकी ही अपनाता था, ठीक। तो जगत गोसाई बेगम जो कि किसकी डॉटर थी, किसकी पुत्री थी, राजा उदय सिंह। उस गोसाई बेगम से जो उन्हें पुत्र मिलता है, ठीक है, जगत गोसाई बेगम से जो उन्हें पुत्र मिलता है, वही आगे जाके शाहजहां बनते, वही आगे जाके गद्दी पर बैठता है। जहांगीर के बाद हम आगे पढ़ेंगे शाहजहां, तो वो किसका पुत्र होगा, जगत गोसाई बेगम का, ठीक। जिसे किस नाम से जाना जाता है, खुर्रम के नाम से। खुर्रम को ही क्या कहते हैं, आगे जाके शाहजहां कहेंगे, ठीक है। तो ये खुर्रम किसका पुत्र था, जहांगीर और जगत गोसाई बेगम का। उसके अलावा खुसरो भी इनका एक पुत्र रहता है, लेकिन ये अपने पिता के यानी कि जहांगीर के अगेंस्ट ये भी रिवोल्ट कर देता है, पर क्या करता है, जहांगीर उसे जेल में बंद कर देता है, इम्प्रिजन करके रख देता है, ठीक। उसके अलावा जो भी इसका साथ देते हैं उनसे वो मार डालता है। इसी क्रम में वो किसकी हत्या कर देता है, फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव के, 5वें सिख गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, उनका गला काट के, उनका सर काट के उनकी हत्या वो कर देता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने भी साथ दिया था खुसरो का, ठीक है। उसे जेल में बंद कर देता है, वो वहाँ से भाग जाता है, छूट जाता है। उसके बाद जो उनकी मदद करता है, ठीक है, उसकी वो हत्या कर देता है। इसी कारण 5th सिख गुरु अर्जुन देव का इन्होंने मर्डर कर दिया, ठीक है। तो चलिए एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं किससे किससे इसका विवाह हुआ, मानबाई, जगत गोसाई, ठीक है। मानबाई किसकी पुत्र थी, जगत गोसाई की बेगम किसकी पुत्री थी, और इनसे जो पुत्र मिला वो होता है खुर्रम, जिसे हम शाहजहां कहेंगे आगे। उसके अलावा मेहरुनिसा, जिसे अनारकली के नाम से भी जाना जाता है, और लेटर उन्हें ही क्या कहा गया है, नूरजहां कहा है, किसने, जहांगीर ने, ठीक। नूरजहां यानी लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही खूबसूरत थी इसलिए। चलिए 2 पुत्र के बारे में आपने देख लिया, खुसरो और खुर्रम। खुर्रम ही शाहजहां बनते हैं, खुसरो वो रहते हैं जो अपने पिता के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते हैं पर कैदी बना लिए जाते हैं। उनका हेल्प किया रहता है गुरु अर्जुन देव ने, जो कि 5वें सिख गुरु हैं, और इस कारण उनकी हत्या कर दी जाती है जहांगीर द्वारा।
इनका जो पीरियड है, ध्यान दीजिएगा, अब जहांगीर का जो पीरियड है उसे गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स कहा जाता है, ठीक है। अगर पेंटिंग्स की बात की जाए, चित्रकला की बात की जाए, तो गोल्डन पीरियड था ये जो मुगल अंपायर में। अगर हम पेंटिंग्स के लिए, अकबर के लिए मैंने आपको बताया था ना कि उनके ड्यूरेशन में पर्शियन लैंग्वेज पे बहुत काम किया गया रहता है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया रहता है, इसी कारण जब कोई ट्रांसलेट होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो उसलिए बहुत सारी चीज़ें पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने कन्वर्ट कराई थी, ठीक। तो इनका जो टाइम पीरियड है जहांगीर का, ठीक है, इसके टाइम पीरियड पे गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक। चित्रकला का अलग अलग रूप, अलग अलग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। फॉर एग्जाम्पल डेकोरेटिंग वॉल्स विथ फ्लोरल डिज़ाइन, ठीक है, दीवालों पे फूलों की सजावट जो होती है, फिर फूलों का डेकोरेशन कराना, फूल बनाना, ये सब कलाकृति हो गए। या एनिमल पेंटिंग बहुत फेमस था, ठीक है, एनिमल पेंटिंग बहुत फेमस था। पुटिंग मार्बल्स लगाना, उस ज़माने में सोचिए मार्बल्स पे काम किया जाता था। तो इस तरह से पेंटिंग रिलेटेड उसने बहुत सारे काम कराए हैं, इसलिए उसके एरा को, उसके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, चेन ऑफ जस्टिस, ठीक है, गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस किसके टाइम पीरियड में लगाया गया था, या किसने गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस लगाया था, तो जहांगीर ने। क्यों लगाया था, कहते हैं बहुत ही न्यायप्रिय था। किससे ये साबित होता है, क्योंकि वो एक गोल्डन चेन जस्टिस के लिए, ठीक है, गोल्डन चेन लगाया था जिसमें 60 बेल्स थे, ठीक है। तो जब भी कोई उसे चेन को खींचता था तो वो बेल पूरा आवाज़ करता था, है ना, जितने बेल्स थे सब आवाज़ करते थे। इससे समझ में आ जाता था कि किसी को ज़रूरत है। तो जब भी किसी को कोई कंप्लेन करना हो, कोई पिटिशन लगाना हो, ठीक है, कोई भी उसके साथ अगर अन्याय हुआ है, तो ये डायरेक्टली हर इंसान, कोई भी इंसान जाके उस बेल को बजा सकता था। तो इतने ईजिली वो अवेलेबल हो जाते थे। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कई बार अगर एनिमल्स भी जाके, कोई जानवर भी हैं जिनके कारण वो बेल बज गया है, ठीक है, तो तब भी कोई ना कोई जाके ज़रूर चेक करता था कि किसे ज़रूरत है और क्या है, ठीक है। इसलिए एक पेंटिंग बनाई गई थी जिसमें वो गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस जो है उसके पास में जानवर भी थे, जिससे एक प्रूफ होता है, ठीक। तो चलिए, इनके पीरियड को पहले मैंने बताया है कि पेंटिंग्स के लिए गोल्डन पीरियड। उसके अलावा अगर चेन ऑफ जस्टिस की बात की जाए, गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस जिसमें कि 60 बेल्स लगे हुए थे, वो किसके टाइम पीरियड के थे, जहांगीर ने लगवाया था, ताकि कोई भी जिसके साथ भी कुछ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, कोई भी कंप्लेंट है, तो वो डायरेक्टली आके मिल सकता है। चेन ऑफ 30 आवर्स की चेन थी। किंग ऑफ जस्टिस, इस कारण इन्हें क्या कहा गया है, जस्टिस का, न्याय का राजा, ठीक है। क्या कहा गया है, किंग ऑफ जस्टिस, इसी वजह से, ताकि कोई भी इसलिए आके अवेलेबल हो जाए और उसे अवेलेबल हो जाए जस्टिस, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, भले वो रूड था, क्रूएल था, लेकिन जस्टिस का किंग कहा गया है उसे। फर्स्ट मुस्लिम टू एनेक्स कांगड़ा 1620 में। फेमस पेंटर, अब उसके टाइम पीरियड में उसके कोर्ट के जो फेमस पेंटर्स हैं, ठीक है, पेंटिंग का ही ये टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड कहलाया, तो पेंटर्स जो होंगे वो भी फेमस होंगे, है ना। तो जो पेंटर्स थे वो कौन थे, उस्ताद मंसूर और बिशन दास। उस्ताद मंसूर एनिमल्स की पेंटिंग करते थे, ठीक। फेमस पेंटर्स उस्ताद मंसूर और बिशन दास, और बिशन दास जो थे वो नूर जहाँ की पेंटिंग उन्होंने बनाई थी, ठीक है। उस्ताद मंसूर और बिशन दास। उस्ताद मंसूर ने क्या बनाया था, एनिमल्स की पेंटिंग, ठीक है, एनिमल्स की पेंटिंग वो करते थे। उसके अलावा बिशन दास जो क्या बनाते थे, नूर जहाँ की पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1608 और 1615, ठीक है। दो चीज़ आपको याद रखना है कि 1608 में, याद करिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, स्टैब्लिश हो रही थी, है ना, ये हमें सबको पता है 1600 में। अब 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं, पहले ब्रिटिशर्स जो इंडिया आते हैं, मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम आते हैं, इंडिया आते हैं, कहाँ पे, मछलीपट्टनम में आते हैं पहले ब्रिटिशर्स। तो किसके काल में आते हैं, जहांगीर के काल में। फर्स्ट ब्रिटिशर टू विजिट इंडिया किसके काल में होंगे, जहांगीर के काल में। कौन थे, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। उसी क्रम में 1615 में 1615 में सर थॉमस रो आते हैं, जो कि सेकंड ब्रिटिशर होते हैं इंडिया विजिट करने वाले, ठीक। चलिए, इसकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी जो हम खुद से ही लिखते हैं ना, आत्मकथा, तो आत्मकथा जो ये जहांगीर ने लिखा था अपनी, उसे क्या हम कहते हैं, तुज़ुक-ए जहांगीरी, ठीक है। तुज़ुक-ए बाबरी, याद करिए बाबर के टाइम की है। तुज़ुक-ए जहांगीरी सॉरी, ये किसकी है, जहांगीर की, ठीक है। कौन से लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी
लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1627 में। इसका जो टॉम्ब है, मकबरा है, वो कहाँ है? लाहौर में। और कहते हैं यही इसकी वाइफ का भी, नूरजहाँ का भी टॉम्ब है। ठीक, चलिए कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं? तो एक तो मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद, और दूसरा कश्मीर का बहुत ही फेमस शालीमार गार्डन, ये मेनली फेमस है। उसके अलावा खुद का भी इनका एक किला था, ठीक है, इन्हीं के नाम का, लेकिन मेन कश्मीर के शालीमार गार्डन इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे शाहजहाँ का। कहते हैं कि लास्ट में नूरजहाँ का जो वैल्यू था वो और बढ़ गया, मतलब कि नूरजहाँ के ही आइडियाज़ वगैरह से चलने लगे थे, इनका जो शासन था वो उनसे ही चलता था। चलो नेक्स्ट हमें देखना है अब शाहजहाँ। 1627 तक इनका था। 1628 किसका स्टार्ट होता है? शाहजहाँ का पीरियड स्टार्ट होता है, जो कि किसके ही पुत्र थे? जहांगीर के पुत्र। कौन सी रानी से इनका जन्म हुआ था? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है जगत गोसैन बेगम, ठीक है, जगत गोसैन बेगम। तो इनका रियल नेम क्या था? खुर्रम, है ना, दो भाई थे, खुसरो और खुर्रम। तो खुर्रम जो है उसी का नाम क्या पड़ता है? शाहजहाँ पड़ता है। तो ये रियल नेम था खुर्रम। कब जन्म हुआ था? 1592 में जन्म हुआ था, ठीक है। इसकी वाइफ का नाम क्या था? अर्जुमंद बेगम, ठीक है, मुमताज़ महल, जिसे हम नॉट बेगम, बानो, अर्जुमंद बानो, जिसे हम मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। मुमताज़ महल बहुत ही फेमस है और उन्हीं के नाम पे फिर क्या पड़ा है? उन्हीं के याद में ताजमहल, सभी को पता है। तो मुमताज़ महल का ही असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो, ठीक। इनके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कैसे याद रहेगा? बहुत ईजी है, ताजमहल को याद कर लीजिएगा। मुगल एम्पायर का, पूरे मुगल एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आर्किटेक्चर हो सकता है? ताजमहल। तो इनके जो टाइम पीरियड को है, शाहजहाँ के टाइम पीरियड को, वो कौन सा गोल्डन पीरियड हो जाएगा? बिल्डिंग्स के लिए या आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, पेंटिंग्स के लिए जहांगीर का, ठीक। चलो आगे आपको पढ़ना है कि इनका टाइम पीरियड ये आपने देख लिया। पहला अटैक ये कब करते हैं? अहमदनगर पे, ठीक है। इनका जो फर्स्ट अटैक था वो अहमदनगर पे होता है। उसके बाद 1632 में ऑक्यूपाइड हुगली रिवर अगेंस्ट पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट, हुगली रिवर पे उनका कब्जा मत बढ़े उसके अगेंस्ट वो रिवॉल्ट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे अटैक करते हैं, उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं हुगली रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे वो हुगली रिवर को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कौन से ईयर में? 1632 में। गोल्डन पीरियड ऑफ बिल्डिंग्स के अलावा पूरे मुगल एम्पायर का ही गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण काल जो हम कहते हैं मुगल एम्पायर का पूरे, वो किसे कहेंगे? शाहजहाँ के ही पीरियड को कहेंगे, ठीक है। पैट्रोनाइज्ड यानी कि उन्होंने संरक्षण दिया, किसे? इनायत खान और उसके बेटे दारा शिकोह को, ठीक है। तो इनायत खान और जिससे उसका जो बेटा होता है दारा शिकोह, उसको ये संरक्षण देते हैं, संरक्षण उन्हें प्राप्त होता है, किसका? शाहजहाँ का। इनायत खान ही वह व्यक्ति होगा जो कि शाहजहाँनामा, ठीक है, जो कि इसकी बायोग्राफी है शाहजहाँ की। तो उसी ने क्या रचा? उसी ने क्या लिखा? शाहजहाँनामा लिखा था। और उसका बेटा दारा शिकोह जो क्या लिखता है? नज़्म उल बहरीन, ठीक है, नज़्म उल बहरीन उसने लिखा रहता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि भागवत गीता का और उपनिषद थे, कई उपनिषद जो होते हैं उसका कन्वर्जन पर्शियन लैंग्वेज में या फारसी भाषा में आप कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट किया है किसने? दारा शिकोह ने, ठीक है। तो उसके पिता जो थे इनायत खान, उन्होंने क्या लिखा? शाहजहाँनामा। उसका पुत्र दारा शिकोह क्या लिखता है? नज़्म उल बहरीन। उसके अलावा भागवत गीता का कन्वर्जन किया गया रहता है। महाभारत का कन्वर्जन हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, अकबर के टाइम पीरियड पे होता है, ठीक है। उसमें भी आप डिटेल में देख लेना कि किसने क्या कन्वर्ट किया था, किसने किस लैंग्वेज में क्या लिखा था, इंपॉर्टेंट जो है। चलिए, दारा शिकोह ने किसकी रचना की? नज़्म उल बहरीन। उसके अलावा ट्रांसलेट किया भागवत गीता और उपनिषद को फारसी भाषा में, पर्शियन भाषा में। ये दारा शिकोह के साथ ही औरंगजेब का बैटल होता है। औरंगजेब यानी कि शाहजहाँ का पुत्र। शाहजहाँ दारा शिकोह को बहुत मानते हैं, ठीक है, लेकिन औरंगजेब इस चीज़ से चिढ़ता है। और औरंगजेब किसका पुत्र है? शाहजहाँ का, है ना। तो औरंगजेब की लड़ाई होती है दारा शिकोह से, बैटल ऑफ सामुरगढ़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ सामुरगढ़ की लड़ाई जो है, ठीक है, या सैमुरगढ़ कहते हैं इंग्लिश में। तो उसकी लड़ाई, उसका बैटल होता है दारा शिकोह और औरंगजेब का। उसके बाद हम ये औरंगजेब वाले टाइम में पढ़ेंगे कि एक और बैटल इन दोनों के बीच में होता है। ट्रैवलर्स आते हैं, विदेशी ट्रैवलर्स आते हैं, वो कौन कौन से होंगे? एक तो फ्रेंच ट्रैवलर्स हैं और एक इटालियन ट्रैवलर्स हैं, ठीक है। फ्रेंच ट्रैवलर्स दो आते हैं, फ्रांसिस बर्नियर, उसके अलावा एक और है टैवर्नियर, ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या है? जीन टैवर्नियर। तो आप इसमें सिर्फ सरनेम से याद कर सकते हैं, बर्नियर, टैवर्नियर, ठीक है, सिर्फ सरनेम से याद कर सकते हैं, बर्नियर और टैवर्नियर। उसके अलावा जो इटालियन ट्रैवलर्स आते हैं इटली के, ठीक है,
उसका क्या नाम रहता है, पीटर मुंडी और निकोलो मनुची। ठीक है, निकोलो मनुची, पीटर मुंडी। इसमें से जो पीटर मुंडी रहते हैं वो यहाँ एक फैमिन के बारे में, यानी कि एक अकाल है उसके बारे में डिस्क्राइब इन्होंने किया था अपने बुक में। उसके बाद हमें क्या देखना है कि औरंगज़ेब, हाँ देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1628 से 1658 तक था। किसका, शाहजहां का। जबकि उनकी मृत्यु कब होती है, 1666 में। ठीक है, समझ में आया, यानी कि इसके 8 साल बाद। जबकि अभी तक हमने देखा कि मरते दम तक सब अपना राज करते थे, है ना। इनका 1658 में इनसे गद्दी छीन ली जाती है, पर ये जिंदा रहते हैं कब तक, 1666 तक। क्यों, क्योंकि औरंगज़ेब जो इसी का पुत्र रहता है वो अपने ही पिता को क्या कर लेता है, बंद रखता है, इम्प्रिजन कर देता है। कहाँ पे, आगरा के ही फोर्ट में। ठीक है, ताजमहल के पास। कहते हैं कि वो देख सके इसे, रोज ताजमहल को देख सके, इसलिए उसके पास में एक फोर्ट बनवाया गया रहता है और वहीं पे इसे बंद करके रखा जाता है, जहां 8 सालों तक ये रहते हैं और इनकी बेटी ही इनका वहां पे देखभाल करती है। ठीक, तो बेटा तो उनके साथ ऐसा करके गया, बट बेटी उनका देखभाल करती है। ठीक है, तो औरंगजेब मेड हिज फादर प्रिजनर इन आगरा फोर्ट। आफ्टर 8 years ही डाइड, बरीड बिसाइड वाइफ्स ग्रेव इन ताजमहल। ठीक, अपनी वाइफ, जो उनकी वाइफ रहती है मुमताज़ महल, उनके ही ग्रेव में के पास में इनका भी ग्रेव बना हुआ है। ठीक, ताजमहल में। अब आपको देखना है इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले ताजमहल जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1631 में। कब हुआ था, 1631 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। तो 1631 आपको याद रखना है, 22 साल लगे थे, कुल 22 साल लगे थे, 50,000 से ऊपर लोग लगे थे इसके लिए। तो यहाँ से आप 22 साल काउंट कर लीजिएगा। 22 साल के बाद ये कंप्लीट होता है, बट इसका स्टार्टिंग पीरियड कहाँ से होगा, 1631 से कंस्ट्रक्शन हो गया रहता है। आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी और ईशा खान। अब आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ताजमहल जैसा चीज़ का इमारत का निर्माण करा है इसने, है ना। तो इसका आर्किटेक्ट कौन होगा, उस्ताद अहमद लाहौरी और ईशा खान। और सबको पता होगा ये कि जब ताजमहल बन गया रहता है तो उसने सभी के हाथ काट दिए रहते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो मुझे क्लियर नहीं है, सुनी सुनाई बात है, आई एम नॉट क्लियर। ठीक, चलिए, तो इसका आर्किटेक्ट कौन रहता है, उस्ताद अहमद लाहौरी और ईशा खां। उसके बाद तख्त-ए-तौस। तख्त-ए-तौस क्या है, तख्त नाम से आपको लग रहा होगा कोई तख्त है, कोई जगह है, तो बिल्कुल जो शाहजहां जहाँ पे बैठते थे, जो उनकी गद्दी थी जहाँ वो बैठते थे, ठीक है, उसको वो गोल्ड से बनवाए होते हैं, सोने से बना होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तख्त-ए-तौस, जो कि गोल्ड का बना हुआ है। 1635 में उन्होंने बनवाया था और इसमें पीकॉक थ्रोन, ठीक है, ये पीकॉक थ्रोन है एक्चुअली, पीकॉक थ्रोन बाई बेबादल खान। कौन बनाया था इसे, बेबादल खान। ठीक है, आमिर खुसरो कहते हैं कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। ठीक है, इसे देखकर ही कहते हैं। चलिए, रेड फोर्ट का निर्माण किया गया, लाल किले का निर्माण कराया गया 1638 में। उसके अलावा जामा मस्जिद 1644 में, जो कि रेड स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, रेड फोर्ट भी इसका नाम क्यों पड़ा है सबको ही पता होगा। सिटी, उसके अलावा एक शहर का निर्माण कराया शाहजहानाबाद नियर दिल्ली, जो कि दिल्ली के ही समीप में है। ठीक, तो ये आपको ईयर वाइज याद करना है, जो जितने इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा इस शहर का निर्माण कराया शाहजहानाबाद। ठीक है, रेशमा बाग और मोती मस्जिद। देखिए, मोती मस्जिद यहाँ भी है, आपने पढ़ा, यहाँ भी था। जो मेन मोती मस्जिद है वो ये है, जो शाहजहां ने निर्माण कराया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, दिल्ली में, और ये लाहौर में है। ठीक है, जहांगीर ने जो मोती मस्जिद बनाया था वो लाहौर में है। ठीक, तो ये वाइट मार्बल से बना हुआ है ये वाला मोती मस्जिद। अब इसके अलावा कुछ मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। ठीक, चलिए, तो जहांगीर कंप्लीट हो गया, शाहजहां कंप्लीट हो गया। 1628 से 1658 तक शाहजहां रहते हैं। इसके बाद हम औरंगजेब पढ़ेंगे। ठीक है, तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 8 साल बाद। ठीक है, इसके 8 साल बाद, क्योंकि मृत्यु तो 8 साल बाद हुई रहती है, 8 साल बाद वो पूरी तरीके से गद्दी पर बैठता है। ठीक, तो अगला हमारा जो होने वाला है वो औरंगजेब, और उसके बाद जितने बचे खुचे रहेंगे, जो भी छोटे मोटे और आते हैं, वो मैं उस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो अगला वीडियो लास्ट होगा मुगल एम्पायर का, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।